Hello friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the fifth lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda is Narsimham Committee and Banking Sector Reforms. काफी मजेदार टॉपिक्स है ये, एकदम ध्यान से सुनते चले जाना. यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम. तो लेकर प्रभु का नाम, आइए डिस्कशन शुरू करें. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, एक छोटी सी बात मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर कुछ फ्री मटेरियल प्रिपेयर किए. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड दीज फ्री ई बुक्स वेर यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड सिलेबस. करना क्या है? यू जस्ट नीड टू फिल योर नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट, ईयर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट और इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए. तो फिर ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और एकदम मौज मस्ती से पढ़िए. फर्दर हम कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. तो सर देखिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए. आपका हुक्म सर आंखों पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द नारसिम्हम कमिटी. तो इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि दिस कमिटी वाज सेट अप इन अगस्त 1991. इसे कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स भी कहते हैं. इनफैक्ट इस कमिटी का गठन करके इट एक्टेड एज द फर्स्ट सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म द फाइनेंशियल सिस्टम्स. बेसिकली ये कमिटी बनाकर बैंकिंग सिस्टम्स में अच्छा खासा रिफॉर्म लाया गया. इनके द्वारा दिए गए फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस को 7 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है. पहला, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो. फिर इंटरेस्ट सब्सिडी, देन ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, डिटोरिएशन ऑफ स्टाफ क्वालिटी, एक्सेसिव क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री, फिर डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम एंड डुअल कंट्रोल. एकदम आराम से हौले हौले समझेंगे, वी आर नॉट इन अ हरी. सर सबसे पहले यह बताइए कि एसएलआर और सीआरआर का क्या मतलब होता है. तो कोई भी बैंक्स अपने नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स का या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज जमा करवाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसे ही हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. लेकिन वही बैंक जब अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ प्रतिशत इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड, तो यह कहलाया जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो कमिटी ने यह देखा कि सीआरआर और एसएलआर जो बैंक मेंटेन कर रहे थे, इट वाज वेरी हाई, इनफैक्ट एग्रीगेटिंग टू 53.5% एट दैट टाइम. सर इससे नुकसान क्या हो रहा है? एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊंगा. एक बैंक है एचडीएफसी, इनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समझ लो 100 रुपए का है. नाउ इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर 53.5 रुपीज ब्लॉक हो गए. तो बैलेंस रुपए आप लेंड कर सकते हो, मतलब 46.5, 100 माइनस 53.5 कर दिया. अब इससे इंटरेस्ट इनकम आया बैंक के पास 4.65 रुपीज. तो अगर मैं एसएलआर और सीआरआर ये रेट को रिड्यूस कर दूं, जो पहले 53.5% था और अब मैं कहूं ये 20% ही रहेगा, तो अब बैंक कितना लेंड कर सकता है? 100 माइनस 20, 80, और 80 पे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा 8 रुपए.
तो जहां पहले 4.65 आ रहा था, अब बैंक के पास 8 रुपीज आ रहा है। तो इफ मोर मनी विल बी अवेलेबल फॉर लेंडिंग, तो बैंक के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो इस कमिटी का रिकमेंडेशन क्या था कि एसएलआर और सीआरआर को घटाना होगा। पढ़िए कि द कैश रिजर्व रेशियो एंड statutory liquidity ratio required to be maintained by the banks were very high, aggregating to 53.5% at that time. So this led to the continuous loss of potential income of banks. It adversely affected the profitability. कमिटी ने इस हाई एसएलआर और सीआरआर को टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम कहा। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गई हम लोगों की पहली बात। तो दिस इज डन। फिर आइए इंटरेस्ट सब्सिडी में। द नारसिम्हम कमिटी वॉज ऑफ द व्यू कि इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर्ड अंडर वेरियस स्कीम्स, स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बैंक्स का प्रीशियस प्रॉफिट लॉस हो रहा था। कैसे? कंसिडर अ सिचुएशन कि इट गेव अ लोन ऑफ ₹1,00,000। अब नॉर्मली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होता है, तो 1,00,000 पे 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। बट हम सब्सिडाइज रेट में लोन पास ऑन कर रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं। तो जहां हम कस्टमर से 10% चार्ज कर सकते थे, हम बोले नहीं, आप 4% ही दीजिए। तो बैंक का कितना इनकम का लॉस हुआ? 6,000। 10,000 माइनस 4,000। इसलिए कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि जब किसी बिजनेसमैन या जब किसी लोग को क्रेडिट चाहिए या लोन चाहिए, तो उन्हें टाइमली प्रोवाइड करवाना ज्यादा जरूरी है, ना कि उन्हें अगर आप सब्सिडाइज रेट में दोगे ना, तो इससे बैंक का नुकसान होना अनिवार्य ही है। सो दिस वॉज आवर सेकेंड पॉइंट। फिर ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। बैंक धमाधम अपने ब्रांचेस खोले जा रहे थे, बिना ये चेक किए कि क्या मुझे उनकी दरकार भी है। और हर ब्रांचेस के अपने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। सर एग्जांपल दे दो। एज्यूम अ बैंक हैड ओपन 5 न्यू ब्रांचेस। ब्रांच ए में 1500 कस्टमर्स है, ब्रांच बी में 120 कस्टमर है, ब्रांच सी में 90, ब्रांच डी में 75 और ब्रांच ई में 60। तो सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है? ब्रांच ए। सेकंड में है ब्रांच बी, और सबसे खराब तो ब्रांच ई है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि ऑल्दो बी सी डी एंड ई हैव वेरी फ्यू कस्टमर्स, इनके ग्राहक बहुत ही कम है, बट स्टिल बैंक को पेमेंट करना होगा स्टाफ के सैलरीज को, रेंट भी दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी उठाओ और सिक्योरिटी को भी पेमेंट करो। तो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि विदाउट प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी आप ब्रांचेस ओपन मत कीजिए। पहले देखिए कि क्या अगर मैं ब्रांचेस नए खोलता हूं तो मुझे फायदा होगा या नहीं। सो कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज बिफोर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। So we are through with the SLR CRR, interest subsidy, and the opening of large number of branches. Now deterioration in staff quality. हो क्या रहा था कि बैंक लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और उनका बिना ट्रेनिंग के, मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली और प्रमोशन दिया जा रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ उनको रिक्रूट करके टाइम बेसिस में कि भैया तुमने 2 साल बैंक में सर्व कर लिया तो तुम प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो गए। ये तो एकदम फालतू बात हुआ ना। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि लाइक अ बैंक हैड रिक्रूटेड 2000 एम्प्लॉइज एंड विद इन 1 ईयर 500 एम्प्लॉइज आर प्रमोटेड विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग, और इन 500 एम्प्लॉइज ने 5 करोड़ के लोन सैंक्शन कर दिए। और ये 5 करोड़ अगर बैंक के डूब गए तो, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपने इनएफिशिएंट लोगों को आगे बढ़ाया, उनको प्रमोशन दिया, उन्होंने ही लोन सैंक्शन किया है।
तो इसका एनपीए बनने की पॉसिबिलिटी या संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो कमिटी ने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया कि आप प्रमोशन दीजिए, बट पहले ट्रेनिंग होना चाहिए। सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग बिफोर प्रमोशंस एंड लेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, फिर एक्सेसिव क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री। मुझे बताओ कि आज अगर मैंने 50 लोगों को लोन दिया, तो हर लोन के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी कि वो पूछेंगे कस्टमर से, भैया आप लोन का रिपेमेंट कब कर रहे हो, और वो स्टाफ फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसे भी पैसे देने होंगे। सो टोटल लोन अमाउंट was for rupees, excuse me, was for rupees 50 करोड़। इस 50 करोड़ में कितने लोगों को लोन दिया गया है? 10,000। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विल बी वेरी हाई? यस, और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैंने एक ही बंदे को 50 करोड़ का लोन दिया, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम और बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर। तो द कमिटी रिकमेंडेड कि बैंक्स शुड मेंटेन अ बैलेंस मिक्स ऑफ कुछ स्मॉल लोन्स, कुछ मीडियम लोन्स और कुछ लार्ज लोन्स, जिससे कस्टमर्स का भी भला हो और बैंक का भी भला हो। पढ़िए कि लार्ज नंबर ऑफ छोटे मोटे लोन्स इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ कॉस्ट, which has significantly impacted the profitability. As a result of which, the recommendation was given to maintain a balanced mix of small, medium, and large loans. Okay. Now, directed credit program. बैंक्स पे ये दबाव डाला जा रहा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को देना ही होगा। मतलब एक इनको तो भैया लोन आपको करना ही करना है। कमिटी ने ये देखा कि इस प्रेशर का रिजल्ट ये निकल रहा है कि बैंक इन एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोन दिए जाने वाले पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेक ही नहीं कर रहे हैं। बैंक पर ये प्रेशर है ना कि भैया हमें लोन देना ही पड़ेगा, तो भाड़ में क्या क्वालिटी एस्पेक्ट कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सामने वाला बोरोवर रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब बैंक को चेक ही नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक ड्यूटी निभा रहा है कि भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया मुझे देना पड़ेगा। बैंक ये भी नहीं देख रहा है कि सामने वाला कोलैटरल में कुछ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर समझ लो अगर वो उस बैंक को फोर्स तो करना चाहिए ना, बैंक को बोलना तो चाहिए ना कि भैया मैं आपको लोन दे रहा हूं तो मुझे कोलैटरल सिक्योरिटी दीजिए। बैंक वाज बॉर्डरलेस। सो द कमिटी रिकमेंडेड दैट बैंक शुड फर्स्ट असेस द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर, मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट कीजिए इंस्टेड ऑफ लेंडिंग मियरली टू सेटिस्फाई द लेंडिंग टारगेट। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको डायरेक्ट कर दिया है कि इतना लोन आपको देना है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स को ही इग्नोर कर दोगे। डू जज, डू प्रॉपरली सी द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर, फिर दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट है डुअल कंट्रोल का। जितने भी बैंक्स हैं ना हमारे देश में, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आप जानते हो। बट बीच में ऐसा भूत सवार हुआ था कि बैंक जो है उन्हें रेगुलेट आरबीआई के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करेगा। तो कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स या नारसिमम कमिटी ने रिकमेंड किया कि ये डुअल कंट्रोल, पहला आरबीआई का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, शुड बी एंडेड इमीडिएटली, और बैंक्स को रेगुलेट करने की सोल पावर या सोल एजेंसी केवल और केवल आरबीआई ही होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसे हम नारसिमम कमिटी भी कहते हैं। आसान लगा? यस सर, इट वाज वेरी इजी। हम लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा टॉपिक पढ़ने को मिला। वेरी गुड।
तो दिस इज डन। फिर आइए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। देखो नारसिम्हम कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए। अब क्या बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स एक्चुअली आया, ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आई हैव डिवाइडेड द कंटेंट इन 6 कैटेगरीज। पहला टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स, फिर सुपरवाइजरी मेजर्स, देन इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स, competition enhancing measures, prudential measures and measures enhancing the role of market forces। सर इज इट वेरी इजी? हाँ, ये भी आसान है, बस आपको अटेंटिव रहना है और कुछ नहीं। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स, पहला इंट्रोडक्शन हुआ इंफीनेट का। इंफीनेट मींस इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है which electronically connects the banks and financial institutions। सेकेंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स था नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। देखो ये था एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क और ये है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिससे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स या अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद या बेच सकते हैं। ओके फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एटीएम तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फिर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। Then adoption of new age technologies, artificial intelligence, machine learning, robotics, फिर डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही है। फिर आप पार्टनरशिप कीजिए विद द फिनटेक कंपनीज। आज बैंक्स का ना बहुत ध्यान है कि कैसे हम कस्टमर्स को बेस्ट टू बेस्ट, मैक्सिमम कस्टमर्स को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज दे पाए। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए और टेक्नोलॉजी अच्छी कब मिलेगी? जब आप उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करो या उन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करो जिन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्ट कर चुका है इसमें, जिनका आर&डी बहुत तगड़ा है। तो बैंक आर वेरी मच इंक्लाइंड फॉर द पार्टनरशिप विद फिनटेक कंपनीज। और फिर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, तो आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया था 14 सितंबर 2020 में, वेयर दे डायरेक्टेड द बैंक्स टू डेवलप अ रोबस्ट आईटी सिस्टम। रोबस्ट मतलब जिसमें कोई कमियां ना हो। सो इट डायरेक्टेड द बैंक टू डेवलप अ रोबस्ट आईटी सिस्टम जिससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाए और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स भी जनरेशन इजी हो। ओके तो यहां हमारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर समाप्त होता है। फिर आइए सुपरवाइजरी मेजर्स में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैमल्स, कैमल्स को देखे होंगे राजस्थान वगैरह में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम। तो यहां पर वो राजस्थान वाला ऊंट नहीं है, यहां पर कैमल्स इज अ एब्रीविएशन जिसका फुल फॉर्म इज पी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए मतलब एसेट क्वालिटी, एम का मतलब मैनेजमेंट, ई मतलब अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एफ फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। देखो बैंक जो होते हैं ना वो कई प्रकार के खतरों से घिरा हुआ रहता है, जैसा कि क्रेडिट रिस्क। आज बैंक ने कुछ कस्टमर्स को लोन दिया, उन्होंने अगर लोन का रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक के पैसे डूब गए ना, उसे कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। ऐसी बैंक मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क से भी जूझता ही रहता है। तो इन सब रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने पास रखना चाहिए टू मीट द लॉसेस। आज समझो कि बैंक ने 100 करोड़ रुपए लोन में दे दिया और 100 के 100 करोड़ पूरा बैंक अगर डूब गया और मैं एज अ कस्टमर बैंक के पास जाता हूं कि सर मैंने तो डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स करवाया था, मुझे पैसे दीजिए। बैंक बोलता मेरे पास नहीं है क्योंकि आपके द्वारा मिले गए पैसे से मैंने आगे लोन प्रोवाइड किया और मेरा पैसा डूब चुका। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंसेप्ट लाया गया जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इट सेज कि डज द बैंक हैव एनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस। फिर एसेट क्वालिटी, बैंक के द्वारा दिए गए लोन को ही, बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वही उनका एसेट है। अब अगर वो लोन के पैसे ना आ पाए तो बैंक का एनपीए हो गया।
So how good are banks' asset? Mainly loans. If the bank has many NPAs, तो asset quality is poor. फिर मैनेजमेंट, बैंक को ठीक से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बैंक के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है या नहीं, क्या बैंक विड्रॉवल डिमांड्स को मीट कर सकता है। ये लिक्विडिटी मतलब उसी रिगार्ड में जो जिसके बारे में मैंने आपको अभी बोला कि अगर आई हैव डिपॉजिटेड 5 लाख इन माई सेविंग्स अकाउंट और अगर मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने तो वो तो मैं बैंक से डिमांड करूंगा ना कि भैया मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए थे, मुझे उसको 1 लाख रुपए देने दीजिए। सो कैन द बैंक मीट विड्रॉवल डिमांड्स और a sensitivity to market risk कि how much will the bank be affected by the changes in market conditions like interest rate risk, interest rate risk, exchange rate risk and stock price risk. Okay. फिर दूसरा है ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिस्क बेस्ड सुपरविजन। देखो पहला पॉइंट क्या था, कैमल्स, और दूसरा है रिस्क बेस्ड सुपरविजन। तो पहले आरबीआई सारे के सारे बैंक्स को इक्वली ध्यान देता था, बट रिस्क बेस्ड सुपरविजन कंसेप्ट में जिन बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा है, उनका गवर्नेंस पुअर है और वीक कैपिटल है, उसका सुपरविजन will be more frequently and more intensively in comparison to the low risk banks who have low MPAs, strong capital and sound management. मतलब सिंपल आइडिया है कि जो कमजोर है हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो ताकतवर है जो ठीक चल रहा है उसको भैया उतना मतलब अटेंशन का दरकार नहीं है। ओके, सो कैमल्स खत्म और रिस्क बेस्ड सुपरविजन भी समाप्त होता है। फिर आगे कंसोलिडेटेड सुपरविजन। आज बैंक जो है ना उन्होंने अपना बिजनेस काफी फैला लिया है। दे आर नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दे हैव एंटर्ड इनटू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस। तो आरबीआई का भी जो सुपरविजन भी होगा ना वो भी एंटायर फाइनेंशियल ग्रुप में होगा और ना कि जस्ट बैंक पे। मतलब एक बैंक जितना भी धंधा कर रहा है वो सब कुछ पे आरबीआई सुपरविजन अपना करे। फिर है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कंट्रोल्स थ्रू इंप्रूव्ड इंटरनल ऑडिटिंग। बैंक के द्वारा प्रिपेयर किए गए बैलेंस शीट, पीएलएल मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका ऑडिट एक प्रोफिशिएंट बंदा करना चाहिए। और वो प्रोफिशिएंट बंदा कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाइक मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और उसे ही हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कहते हैं। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? वो आपका कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकता है, वो आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कैन ओनली बी अ सीए एंड इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी अ सीए, सीएस और सीएमए। ओके। फिर ऑफ साइट सर्वेलेंस। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक बैंक में जाके फिजिकली विजिट करे, तो वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल का जमाना है, तो इट एनेबल द आरबीआई टू मॉनिटर बैंक्स रिमोटली। रिमोटली मतलब वो अपनी जगह में बैठकर इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली उन्हें मॉनिटर कर रहा है। कैसे? थ्रू रिव्यूइंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल रिपोर्ट्स, एनपीए रिपोर्ट्स, लिक्विडिटी रिपोर्ट्स, प्रॉफिट रिपोर्ट्स विच आर सबमिटेड एट रेगुलर इंटरवल बाय द बैंक्स। मतलब बैंक्स को बोला जा रहा है कि आप ये सारे रिपोर्ट्स हमें रेगुलरली सबमिट करते रहिए और आरबीआई उसे रिव्यू करेगा। फिर है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1994 बाय फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द नारसिम्हम कमिटी। ये बोर्ड करता क्या है? इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके। फिर है लास्ट सुपरवाइजरी मेजर्स विच इज नोन एज ईज। ईज इंडिकेट enhanced access and service excellence. It was launched in January 2018. It is an initiative or a comprehensive reform program for the public sector banks aimed at promoting transparent and efficient banking through measures of। आज पब्लिक सेक्टर बैंक में भी आप ऑनलाइन जाके अकाउंट को ओपन कर सकते हो, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर्स वीडियो के थ्रू हो सकता है एंड डिजिटली आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं बट मैं केवल और केवल यही 3 के बारे में आपको बताया। ओके।
सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स डन, सुपरवाइजरी मेजर्स डन। फिर आइए इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स में। बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो लोन देते हैं और सामने वाला डिफॉल्ट कर जाता है। तो इन ऑर्डर टू स्पीड अप द डेट रिकवरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग, कुछ लीगल या कुछ लॉज लाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए पहला एक्ट लाया गया, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। और इस एक्ट के तहत डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को सेटअप was established. Okay. So our first act was Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993. दूसरा एक्ट है सरफेजी एक्ट, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. तीसरा है कोड, ये एक्ट नहीं है, ये है कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। एक्ट और कोड में फर्क क्या होता है? कोड इज अ समीशन ऑफ ऑल एक्ट्स और एक्ट तो भैया इंडिविजुअल ही है। और फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ लोक अदालत एंड सेटलमेंट एडवाइजरी कमिटीज। तो पहला पॉइंट, इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेट रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग 3 एक्ट्स वर मेड एंड लोक अदालत एंड सेटलमेंट एडवाइजरी कमिटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। मुझे बताइए कि आज अगर मैं लोन का सारा ईएमआई टाइमली पेमेंट कर देता हूं तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा होगा कि खराब? इट विल बी गुड। तो सिविल स्कोर को हम लोग क्रेडिट स्कोर से जोड़ देते हैं, बट सिविल इज अ सेपरेट कंपनी। So it is India's first credit information company that collects loan and credit card information from banks and financial institutions to generate the scores for assessing borrower's credit worthiness. आज अगर मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, इट इंप्लाइज कि माई क्रेडिट वर्दिनेस इज गुड, बैंक मुझे लोन देने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ माई क्रेडिट स्कोर इज बैड, तो मैं कितना भी चप्पल घिस लूं, बैंक लोन मुझे नहीं देगा। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स डन, सुपरवाइजरी मेजर्स खत्म हो गया एंड इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स इज ऑल्सो समाप्त। फिर आइए कंपटीशन एनहांसिंग मेजर्स में। पहला पॉइंट, ग्रांटिंग ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दे रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। होता क्या था कि जितने भी पीएसबीज हैं वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे कि हमें अपना ब्रांच में कोई भी डिसीजन लेना है या ब्रांच को अगर एक्सपैंड करना है, हमें कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, सब कुछ के लिए वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि आप बताइए क्या करें। तो इसमें होता क्या था ना कि डिसीजन लेने में बहुत ही डिले हो जाता था। और कॉम्पिटिटिव भैया जमाना है, जो जो आराम से बैठा हुआ रहेगा मार्केट उसे कभी भी रिवॉर्ड नहीं करने वाला। सो पोस्ट रिफॉर्म्स they were granted, मतलब PSBs were granted operational autonomy to take decisions independently decisions लीजिए। अब गवर्नमेंट ने पीएसबीज को यह भी अलाउ कर दिया कि आप स्टॉक मार्केट से भी पैसे उठा सकते हो। आज देखो गवर्नमेंट बैंक्स के शेयर लिस्टेड है, हम लोग उसे खरीदते हैं, तो दे कैन रेज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अच्छा, गवर्नमेंट का ओनरशिप को भी रिड्यूस किया गया कि इट कुड बी रिड्यूस टू अप टू 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो ये पहला पॉइंट खत्म। फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर में किया जाता है, इट इज परमिटेड थ्रू एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होता है ना कि कोई बाहर के लोग, कोई फॉरेन इंडिविजुअल कंपनी या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट इस मंशा से कर रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर बैंक के मैनेजमेंट में उनका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो जाए। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल इतना होता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, शेयर का दाम जब बढ़ेगा तो मैं बेचकर मुनाफा कमा लूंगा। तो हम लोग जब बैंक के शेयर्स खरीदते हैं तो वी आर अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम लोग कोई सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस नहीं है बैंक के मैनेजमेंट। बट एफडीआई के केस में वो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होता है। ओके। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बैंक केवल और केवल अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या लोन प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, वो म्यूचुअल फंड भी देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है, वो डीमैट सर्विसेज में भी है। तो दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर प्रोडक्ट्स।
फिर है फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। फॉरेन बैंक्स जो है वो इंडिया में ऑपरेट करेंगे थ्रू 3 चैनल्स। पहला, वो अपना ब्रांच खोल सकते हैं। दूसरा, होली ओन सब्सिडरी, या फिर सब्सिडरी अप टू एन एग्रीगेट ऑफ 74%। लाइक ये क्या लिखा हुआ है, इसके लिए एक एग्जांपल है कि एन इंडियन बैंक विथ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ मे हैव अप टू 74 करोड़ ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो 100 में से 74 फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास चले गए और बैलेंस 26% जो है इट इज ओन्ड बाय द इंडियन इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया थ्रू 3 चैनल। पहला, ब्रांच खोल लीजिए। दूसरा, होली ओन सब्सिडरी। और तीसरा, सब्सिडरी विथ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 74%। फिर है माइग्रेशन टू सीबीएस। सीबीएस इंडिकेट्स कोर बैंकिंग सिस्टम। आज अगर मैंने कोलकाता के बांगुड़ एरिया में एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खुलाया और अब मैं चला जाता हूं मुंबई में, तो मुंबई के एक्सिस बैंक वाला मेरा बात नहीं सुनेगा क्या? सुनेगा। तो ये सिस्टम कैसे रेलेवेंस हो पाया, ये सिस्टम कैसे पॉसिबल हो पाया? ऑन अकाउंट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम्स, बिकॉज दे हैव इंटीग्रेटेड ऑल द ब्रांचेस और सारा का सारा डेटाबेस एक ही जगह, कॉमन डेटाबेस। So to enhance the operational efficiency and customer service, banks adopted CBS, a centralized computer system that links all branches and enables them to access common database rather than maintaining a separate data individually. फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस चाहिए। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या, हर एक बैंक को लाइसेंस चाहिए और वो लाइसेंस इज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर है इंट्रोडक्शन होना वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। जैसे समझ लो कि मैं किसी बैंक में रिक्रूट हुआ और मेरा रिटायरमेंट एज है 65 साल, लेकिन 50 साल में ही बैंक्स वाले बोलते हैं अगर आप चाहो तो वॉलेंटरीली रिटायर हो सकते हो और उसके अगेंस्ट हम आपको कॉम्पेंसेशन दे देंगे। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 एनेबलिंग एम्प्लॉयज टू वॉलेंटरीली रिटायर बिफोर रीचिंग द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। फिर डिफरेंशिएटेड बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट लाया गया, तो आरबीआई ने उसके लिए भी एनकरेजमेंट दिया। फिर पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, डाइवेस्टमेंट है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। डाइवेस्टमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट रिड्यूसिंग इट्स ओनरशिप इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक बाय सेलिंग पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। पहले गवर्नमेंट एकदम रिजिड था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितने भी शेयर्स है वो सब कुछ हम लोग ही पकड़ के रखेंगे, लेकिन डाइवेस्टमेंट ये बोलता है कि नहीं, आप कुछ बेच दीजिए टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डाइवेस्टमेंट का? कि भाई पैसे उठा पाए। तो यहां हम लोगों का कंपटीशन एनहांसिंग मेजर्स भी समाप्त होता है। फिर आइए प्रूडेंशियल मेजर्स में। दिस वन इज इंटरेस्टिंग। देखो, आपको ऑलरेडी बताया था कि बैंक कई सारे खतरों से घिरा हुआ है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है कि ये जो बैंक्स के पास पैसे आते हैं थ्रू द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, या मार्केट में उन्होंने जो शेयर लिस्ट किए हैं, या मार्केट से अगर वो कोई उधार ले लें तो बैंक के पास काफी सारे पैसे आ गए, इससे ही वो लोन देगा, और अगर इसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो ऐसे रिस्क को हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क का क्या मतलब है कि बैंक इन्वेस्ट करता है, बैंक के पास जो पैसे आए वो इन्वेस्ट करेगा इन गोल्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स, रियल एस्टेट। तो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर हो गया या रियल एस्टेट्स हो गया, ये रिस्की है या नहीं, क्योंकि इसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ऐसे रिस्क को हम कहेंगे मार्केट रिस्क। फिर ऑपरेशनल रिस्क में कि बैंक आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड या स्कैम्स। वहां पे चोरी भी हो सकता है, साइबर अटैक्स भी है, और डेटा भी खो सकते हैं ना, डेटा भी लॉस्ट हो सकता है। तो इस टाइप के सारे के खतरे के समूह को हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। So we know, yeah, we have got a basic idea about the credit risk, market risk and operational risk. अब दिमाग में ये आ रहा है यार, ये क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कैसे करें? मार्केट रिस्क को मिटिगेट या उसका प्रभाव को कम कैसे करें, और ऑपरेशनल रिस्क के भी प्रभाव को या उसे कैसे मिटिगेट करें? तो एकदम अच्छे से हमें समझना है। तो हाउ टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क? तो इसके लिए 4 टाइप ऑफ रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दूसरा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तीसरा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, और है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ओके, तो पहला है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यह मेजर्स करता है कि क्या एक बैंक के पास एनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं जिससे वो एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोस को
मीट कर पाए ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल स्ट्रेस सिनेरियो। तो एलसीआर मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का एक फॉर्मूला है कि HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय द नेट कैश आउटफ्लोज ओवर नेक्स्ट 30 डेज इनटू 100। सर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, एग्जांपल दीजिए। सो एज्यूम कि अ बैंक हैज कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच इज अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स ऑफ 750 करोड़। कस्टमर्स हैव डिपॉजिटेड विड्रॉवल, कस्टमर्स पैसे मांग रहे, कितने पैसे मांग रहे, 900 करोड़। और कुछ ग्राहकों ने लोन का रिपेमेंट कर दिया 200 करोड़। तो 900 माइनस 700 ये हो गया आपका नेट कैश आउटफ्लो। अब बैंक के पास पैसे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी 750 करोड़ और बैंक को देने हैं 700 करोड़। तो 750 डिवाइडेड बाय 700 बिकम्स 107.1%। इस 107.1% का इंटरप्रिटेशन क्या है कि द बैंक हैज सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स टू विथस्टैंड अ 30 डे स्ट्रेस सिनेरियो पीरियड। ओके, तो ये हुआ खत्म। जैसे एलसीआर आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे ध्यान दे रहा था, मतलब 30 डेज की बात कर रहा था, वैसे ही एनएसएफआर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आप बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो एलसीआर हो गया, एनएसएफआर भी समाप्त। फिर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ये क्या आफत है? काउंटर साइक्लिकल मींस कि इकोनॉमी जो है वो एक कोई स्टैग्नेंट नहीं होता, कभी उसमें बूम आता है तो कभी उसमें रिसेशन भी आएगा। बूम मतलब हाई ग्रोथ और रिसेशन मतलब लो ग्रोथ। तो ड्यूरिंग बूम सारे के सारे धंधे अच्छे से अच्छा कमाएंगे, तो बैंक को भी बोला जा रहा है कि एकदम एग्रेसिवली पैसे को लेंड कीजिए, क्योंकि 100% आपके पास पैसे आने ही आने वापस, क्योंकि सामने वाला अगर पैसा कमा रहा है तो उसको लोन अगर आप दोगे तो वो तो रीपे करेगा ही करेगा, एनपीए होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। बट अगर इकोनॉमी में सडनली रिसेशन का आगमन हो जाए या फिर इकोनॉमी स्लोज डाउन, तो मेनी बोरोवर्स में फेल टू रिपे। तो टू प्रिपेयर फॉर सच बैड टाइम्स आरबीआई ने बैंक से कहा कि आप एक एक्स्ट्रा कैपिटल बफर मेंटेन कीजिए ड्यूरिंग गुड टाइम। जब समय अच्छा था तो उस दौरान एक एक्स्ट्रा कैपिटल का बफर मेंटेन करो। दिस एक्स्ट्रा कुशन इज कॉल्ड एज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। आइडिया सिंपल है, इकोनॉमी अच्छा चल रहा है आप लोन दे रहे हो, इकोनॉमी खराब चल रहा है आप लोन मत दो। तो जब आपने लोन दिया, जब इकोनॉमी अच्छा था, जब आपने लोन प्रोवाइड किया, तो उसी दौरान कुछ कैपिटल को आप साइड कर लीजिए और उस एक्स्ट्रा कुशन को ही हम काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर कहते हैं। ओके, फिर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो बैंक जो है ना वो वेरियस टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन देता है टू कस्टमर्स, और हर एक लोन का अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है। और बैंक के लिए लोन्स तो एसेट होते हैं, तो इट हैज बीन गाइडेड या इट हैज बीन डायरेक्टेड टू द बैंक्स एज पर बेसल 3 नॉर्म्स। मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन जरूरत पड़ गया। एज पर बेसल 3 नॉर्म्स द बैंक्स हैव बीन आस्क्ड टू कैटेगराइज ऑल देयर एसेट्स इन 5 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 में आप रिस्क को वेट दोगे 0%, कैटेगरी 2 में 10%, कैटेगरी 3 में 20%, कैटेगरी 4 में 50% और कैटेगरी 5 में 100%। और फिर हम लोग वेटेड एवरेज करके इसका रिस्क वेटेड एसेट निकालेंगे। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन है 1000 रुपए का, और ये है आपका कैटेगरी 4 में फॉल करता है, तो कितना रिस्क हो गया 50%। ऐसे सिक्योर्ड लोन जो है वो समझ लो है कैटेगरी 2, तो इसका रिस्क का परसेंटेज कितना हो गया 10%। तो 1000 इंटू 50% इज 500 रुपीज एंड 4000 इंटू 10% इज 400 रुपीज। तो ये 900 रुपए ही रिस्क वेटेड एसेट्स कहे जाएंगे, जिसे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोल सकते हैं। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स विथ रिगार्ड टू द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज, so the capital to risk weighted asset ratio for the scheduled commercial banks was introduced in 1992। ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना मेंटेन होना चाहिए 9%, बट मार्च 2019 में ये 14.2% था। तो डज इट इंडिकेट साउंड फाइनेंशियल हेल्थ? हाँ, ये बोल रहा है कि बैंक का कैपिटल बेस अच्छा है,
अगर कुछ खतरा आया तो वो रेजिलियंटली उसे फेस कर सकेगा, स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड होगा एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस। सो क्रेडिट रिस्क के रिगार्ड में जितनी बातें थी, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रिस्क एंड हाउ टू मिटिगेट इट। अब मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करें, तो इसके लिए सुपरविजन करना होगा, मतलब फोकस कीजिए ऑन द बैंक इंटरनल प्रोसेसर एंड सिस्टम, और मार्केट डिसिप्लिन, मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आप कुछ भी छुपाओ मत, अपने बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होगा, दैट टू ट्रांसपेरेंटली। तो ये हम लोग का एक सेगमेंट हुआ खत्म। फिर आइए सीआरआर और एसएलआर के रिगार्ड में क्या प्रूडेंशियल मेजर्स लिए गए। तो सीआरआर हम जानते हैं क्या होता है कि कोई भी बैंक का नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज जब आप आरबीआई में डिपॉजिट करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, वी कॉल इट कैश रिजर्व रेशियो। और वही नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का कुछ प्रतिशत जब आप इन्वेस्ट करोगे इन गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो बन जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो 1991 1992 में एसएलआर था 38.5%। नाउ विद इन 5 इयर्स, मतलब 1996 से लेके, मतलब ये 1996 1997 में ये 38.5% से घर घटकर हो गया 28%, और एज ऑफ नवंबर 22 इट फर्दर गॉट रिड्यूस टू 18%। कैश रिजर्व रेशियो जो 1991-92 में 14% का था, बाय 1997 इट फॉल डाउन टू 10%, और करेंटली एज ऑफ नाउ नवंबर 22 में ये 4.5% हो चुका है। तो ये पोर्शन भी खत्म होता है। फिर लास्ट है मेजर्स इनहैंसिंग द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसके पॉइंट्स इज वेरी इजी। अगर अब तक जो मैंने बोला उसे ध्यान से अगर पढ़ा होगा ना, तो इसमें कहीं कोई फ्रिक्शन आने वाला नहीं है। पहला है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करो, सीआरआर एसएलआर की बात हो रही है। मनी मार्केट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मनी मार्केट क्या होता है ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। फिर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द डीमेटेरियलाइजेशन एंड मार्केट फॉर सिक्योरिटाइज एसेट्स। सर डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है ये हमको आपको समझाने की दरकार नहीं है, शेयर जितने भी हो सबके सब डीमेट फॉर्म में ही है। और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था स्कीम को, जिससे बैंक्स को वो अलाउ कर रहे हैं कि वो बोरो कर सकते हैं फंड्स एट रेपो रेट फॉर अप टू 3 years टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक एसेट्स और सेक्टर्स। तो यहां हमारा नार्सिमम कमेटी और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म खत्म होता है। तो आप कुछ सवाल किए जाए। जी सर, नेकी और पूछ पूछ। तो पहला क्वेश्चन, अंडर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स। 3 चैनल थे। केवल ब्रांच के थ्रू क्या? नहीं। केवल ब्रांच और होली ऑन सब्सिडरी? नो। ब्रांच भी होगा, होली ऑन सब्सिडरी भी होगा, और सब्सिडरी विद द एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 74%। तो सी है मेरा सही जवाब। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, मतलब एनडीएस की बात हो रही है। इट इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स है जिससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो बी है मेरा सही जवाब। फिर द नार्सिमम कमिटी वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अगस्त 1991। So B is my right answer. So this is all about today's lecture. Hope so आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, because we put in lot in efforts, जिससे आप लोगों को चीजें एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिले, आप लोगों को पढ़ने में मजा आए। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखो एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो टाटा बाय बाय।